This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा गन्धवासरः पौषकृष्ण चतुर्थी दिनांक 22 जानेवारी 2022 रसरत्न समुच्चय राजेश चिकित्सक शंखं चक्रं जलयुतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं पठितविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्य प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तञ्च कर्तारम् अग्निवेशम् ओम शांति शांति शांति। अथ चतुर्दशोऽध्यायः अथ राजयक्ष्मादि अथ राजयक्ष्मलक्ष्मणम् अग्निमान्यं ज्वरं शैत्यं वान्तिम् शोणितपूययोः सत्त्वहानिश्च दौर्बल्यं राजरोगस्य लक्षणं रोगराजस्य यः राजरोगस्य तो अग्निमांद्य ज्वर शैत्य और रक्त और पूय की वांति तो काफी अलग ही इस प्रकार का वर्णन है। त्रिरूप राजयक्ष्मा षड्रूप और एकादश रूप जो ग्रंथों में वर्णित है इससे काफी अलग इस प्रकार का है थोड़ा सा। और शोणितपूय इस प्रकार की वांति ये काफी असाध्यता को सूचित इस प्रकार का करता है। सत्वहानिश्च और ये सत्वहानि भी अलग लक्षण बताया। दौर्बल्यम रोगराजस्य लक्षण रोगराज का राजयक्ष्मा का लक्षण है। रसस्य तुल्य भागेन हेमस भस्म प्रकल्प तो पारद के समान हेम सुवर्ण लेना है। तालकं गंधकं तुत्थं माक्षिकं रसकं शिलां रस साम्येन युञ्जीत तुत्थं भस्मीकृतं न्यसे। तो हरताल गंधक तुत्थ माक्षिक रसक और मनशिला रस साम्येन युञ्जीत ये रस के समान लेना है। तुत्थम भस्मीकृतं न्यसे तुत्थ जो है वो भस्मीकृत इस प्रकार का वन्नो भस्मीकृतं चैव मयूरक सुत मयूरक सुतुत्थकम् किंचित टंकणकं दत्वा मार्गारस्य विषायुतम् तो बंदी में भस्म करके मयूरक सुतुत्थकम सुतुत्थकम अच्छा किंचित टंकणकं दत्वा मार्गारस्य विषायुतम्
फिर उसमें थोड़ा टंकन डाल के मार्जार जो है दिल्ली, उसके पुरीश के साथ ईशायुतम उसको उसमें मिलाकर प्रथमम पुटरे दधना द्वितीय मधुना से, तो पहला फूट घी के साथ देना है, दूसरा मध के साथ फूट देना है। थोड़ा सा भी अजीब है। तालकादनं प्रत्येकं रससमत्वं तुत्थादनं विशेष शोधनम् आह तुत्थम् मयूरगसुतुक्तकं मयूरग्रीवाभं तुत्तकम् मार्जारस्य विशा बिडालपुरुषेण मयूरग्रीवाभं तुल्यं तुल्येन ग्रीवाभं तुत्थं तुत्थेन तुल्येन बिडालपुरुषेण कङ्कणपातेन च सह मिलयित्वा दध्ना सह सम्मर्द्य प्रथमपुटं दद्यात्। ततः पुनश्च ताभ्यां सह सन्नीय मधुना सम्मर्द्य द्वितीय पुटं दद्यात्। मध एक बार यूज करने से गर्म नहीं किया जाता। यहाँ मध के साथ खड़ी करके फिर पुट देना है, इस प्रकार की बात की गई है। तालकाय शोधयेत् अग्रे कुष्मांड क्षीर पाचनात्। तो तालक का पहले शोधन कर लेना चाहिए। कुष्मांड क्षीर पाचनात्, कुष्मांड क्षीर में उसका पाचन करें। तैले पचत ततः सम्यक चूर्णे व परिशोधिये। फिर तेल में पचन करें और सम्यक चूर्ण हो जाने पर शोधन करें। गंधकम शोधयेत् दुग्धे रक्षकम नरवार्या। गंधक की शुद्धि दूध में करे, कल का रसक जो है वो नृमूत्र में करे। माक्षिकम सिंधु संयुक्तम बीजपूर रसे पचे, सिंधु से युक्त माक्षिक बीजपूर रस में पचन करे। जयंती द्रव संपिष्टा शिला तत्रैव पाचय। और उसी में जयंती द्रव संपिष्ट इस प्रकार की शिला पाचन करे, शिला का पाचन करे। एक ही कृत्य तथा सर्वम अक्षीरेण मर्दये, सब इकट्ठा करके अर्क क्षीर से भावना देनी है। जयंती राजाभ्याम वामा पाठा कृशानुबी, जयंती भृंगराज वाम पाठा कृशानुबी अगस्ती लांगली भ्यांच प्रत्येकं दिवसम शनै। शुद्ध भारत एक भाग स्वर्ण भस्म, एक भाग शुद्ध हरताल, एक भाग शुद्ध गंधक, एक भाग शुद्ध चित्र, एक भाग स्वर्ण स्माक्षी भस्म, एक भाग कर्कर भस्म, एक भाग तथा शुद्ध मनुष्य, एक भाग। इन सबों को लेकर भस्म करने का योग्य द्रव्यों पे करने योग्य द्रव्यों का भस्म बना ले और तारक ग्रंथ की कचरी बना ले। इसके बाद शुद्ध तृतीया में चौथाई भाग शुद्ध टंकन तथा मार्गार की विष्ठा मिलाकर दही के साथ अच्छी तरह में बंद कर लघु कूट दे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा शहद के साथ तरल कर कूट दे। हड़ताल का पहले सामान्य शोधन करने के बाद पुष्पांड स्वरस में यवक्षार मिलाकर दोलायंत्र में स्वेदन करने के बाद तिल तैल या चूर्णोदक में अलग अलग चूर्णोदक क्षीर पाचन ऐसा ही है। तत्त पहले पज तत्त सम्यक चूर्णे व परिशोधये। तिल तैल में या चूर्णोदक में अलग अलग एक एक प्रकार स्वेदन करके शुद्ध कर ले। चूर्णोदक जो है वो लाइम या चूना कहा जाता है। उसका जो पानी है वो लाइम वाटर, इसमें स्वेदन करना है।
शोधन करना है। गंधकम शोधने दुग्धे रसकम नरवारण। गंध को दूध में शुद्ध कर तथा रसक खरपर को मनुष्य के मूत्र में दोला यंत्र के द्वारा शोधन कर शुद्ध कर ले और विधिवत भस्म बनाकर उसे योग में छोड़ दे। स्वर्णमाक्षी को सेंधा नमक मिलाकर बिजौरा नींबू के रस में पाचन कर और जयंती के रस के साथ पीस कर मनुष्य को पूर्ववत पाचन करें। संयुक्तम बीजपूर रसे क्षिपे। बीजपूर का मतलब महाल होता है, यानी नींबू को बताया गया है थोड़ा सा। बाजारात आज मिळणारा कनक सिंदूर असाच आहे की वेगळा आहे? कनक सिंदूर मिळतो बाजार में। कनक सुंदर रस मालूम नहीं, पाठ देखना पड़ेगा। ये पाठ काफी भिन्न है। घटक द्रव्यों के बारे में अलग अलग तरीके से शोधन। बिजोरा नींबू यानी कि अमरूद होगा शायद। इसके बाद इन दोनों को एकत्र कर मंदार के दूध के साथ मर्दन करें। इसके बाद जयंती, भृंगराज, अड़ूसा, पाठा, चित्रक, अगस्त्य, कलिहारी, चित्र संपृष्टा शिला तत्रैव पाचते। जयंती भृंगराजाभ्यां वासा पाठा। वामान ये वासा है, इसलिए मैं गड़बड़ गया। मो और स इनके इतने एक जैसे दिखते हैं, तो वासा पाठा और कृषाणु चित्रक होता। अगस्त्य कलिहारी। अगस्त्य लांगलीभ्यां च प्रत्येकम दिवसम शनैः। कलिहारी कमर्शियल स्तर पर अभी निर्माण करते हैं और उसमें जो पिटोसिन जो द्रव्य निकलता है, इसलिए औषधि कंपनियां उसको खरीदती है, तो उसकी खेती होती है ये कमर्शियल प्लांटेशन के लिए। ततस्तु गोलकम बद्ध्वा पचेत् पूर्ववत् आरुतः चूर्णे ततः भावेत आर्द्रकाम्पं सप्तधा व्योष निर्यासे रस कनक सुंदर। तो फिर चूर्ण करे और आर्द्रक स्वरस की 7 बार भावना दे। तथा व्योष के साथ 7 बार भावित कर सुखा ले। व्योष निर्या से ही इसमें भी इसकी भावना ही देनी है। रस कनक सुंदर। तो अदरक की भावना है और फिर मरीचा पिपली इनकी भी भावना है। गुंजाद्वयं त्रयं वास्य राजा या गुंजा 2 या 3 गुंजा, ये इसमें करना है प्रयोग। मधुना पिपली मरीचैर्वा कृतांते। मध पिपली मरीच वृत स्नेहे द्रविणम वैद्य वयोवर विशेष। तो वय और बल जानने वाला वैद्य उसको स्नेहन करे। जयपाल रजोभिर्वा शुंठ्या गव्य गुप्ताक्तया प्रदीत शूलिने प्राज्ञ गुल्मने च विशेषतः। तो जयपाल के चूर्ण के साथ या शुंठी जो गव्य गुप्त से आप्त इस प्रकार की है। प्रदीत शूलिने प्राज्ञ, तो शूल में इसको देना है। गुल्मने च विशेषता गुल्म में देना है। कादिवर्जम चरित पथ्यम हृदयम वर्जन च। तो ककार वर्ग वर्ज करना है और हृदय बल्य ये पथ्य है। संनिपाते दधि शयनम आर्द्रक द्रव संयुक्तम। संनिपात में इसको आर्द्रक रस के साथ देना है। उड़ुचि त्रिफला क्वादई संस्कृतो गुरुर्वरः। उड़ुचि त्रिफला क्वाद से संस्कृत इस प्रकार का गुरुल श्रेष्ठ है।
क्या अंत में आया है? अथवा शुद्ध जयपाल के चूर्ण के साथ या सौंठ के चूर्ण के साथ गाय के घृत में मिलाकर बुद्धिमान व्यक्ति शूल के रोगी के लिए तथा विशेषकर गुर्म के रोगी के लिए दे। इसके सेवन काल में सकार आदि वर्गों को करेला आदि त्याग कर त्याग दे और हृदय शक्तिकारक तथा बलकारक पत्र का सेवन करे। इस रस का अदरक के रस के साथ शरीर संधिपात रोग में सेवन करें। इस रस के साथ गुरुचि स्वरस तथा त्रिफला स्वाद के साथ संस्कृत शुद्ध गुल का प्रयोग उत्तम होता है। तो ये अलग से देना है इस प्रकार से। वैसे बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन काफी लंबी प्रोसेस है। और ये देखना चाहिए किस कंपनी का मिलता है। कनक सुंदर, कनक सुंदर वो अलग होगा। सर्वांग सुंदर और कनक सुंदर ये पत्थर के प्रयोग में थे, और वो कनक सुंदर दत्तुर बीच से संबद्ध है, तो ये नहीं लगता मुझे कनक सुंदर होगा। उसका खास प्रभाव अतिसार या प्रवाहिका में वो कनक सुंदर, शूल अगर ज्यादा है तो वो कनक सुंदर का प्रयोग करते थे, और बालकों में सर्वांग सुंदर का प्रयोग करते थे। तो कुसुंदर ज्वर अतिसार, हाँ। तो ये नहीं है कनक सुंदर, ये अलग हो गया। ये मिलता होगा ऐसा भी मालूम नहीं। और शूल और गुल्म, इसमें विशेषता इसका प्रयोग बताया गया है। शायद एलिमेंट्री कैनाल में जो कैंसर्स है, आमाशय में हो या फिर कोलन में हो या गॉल ब्लैडर वगैरह इस प्रकार में हो, इसमें शूल एक अहम होता है और गुल्मा या इस प्रकार का दिखाई देता है लीजन जो है वो। शायद उस प्रकार के शूल में ये काम करेगा, थोड़ा देखना चाहिए। अथ राजमृगांकः रसभस्मत्रयो भागः भागैकं हेमभस्मकम् मृतताम्रस्य भागैकं शिलागन्धकतालकम् प्रतिभागद्वयं अलु शुद्धम् एकीकृत्य विचूर्णयेत् वराटान् पूरयेत्तेन आजाक्षीरेण टङ्कम् दृष्ट्वा तेन मुखं वृद्धाण्डे तन्निरोधयेत् शुद्धं गजपुटे पश्चात् चूर्णयेत् स्वाङ्गशीतलं रसो राजमृगाङ्कोऽयं चतुर्भुञ्जक्षयापहः दशपिप्पलिकाक्षौदरमरिचैकोनविंशतिः स घृतैर्दापयेत् वाथ रोगराज प्रशांते। राजमृगांक रस है। इसमें आधा ही भाग आया है। तो अजीब है। तो रसभस्म तीन भाग, एक भाग हेम भस्म, ताम्रभस्म एक भाग, शिलागंधक तालकम प्रतिभागद्वय। तो मतलब शिलागंधक और हरताल ये भागद्वय शुद्ध एकीकृत चूर्ण, तो सब ये शुद्ध लेके इकट्ठा करे और चूर्णन करे उसका। वराटान् पूरयेत् तेन अजाक्षीरेण टङ्कणं पृष्ट्वा तेन मुखं मृत्वा। तो वराट जो है
कौड़ी, ये इससे भरे इस चूर्ण से, और अजाक्षीर से, अजाक्षीर में टंकन डाल के उसका मुख बंद करे, मृदभांडे तन निरोधे, और फिर मिट्टी के बर्तन में उसका रोध करे। शुद्धं गजपुटे पश्चात चूर्ण स्वांगशिक है। और फिर गजपुट देवे और स्वांगशीत होने पर चूर्ण करे। रसो राजमृगांक को यम चतुर्गंज क्षयात, तो ये राजमृगांक का रस है। और 4 गुंजा प्रमाण में क्षय का, क्षय को दूर करता है। दश पिप्पलिका क्षौत्रे मरीक्ष एकोन विंशति, तो 10 पिप्पली मौत के साथ, या एकोन विंशति मरीच, थोड़ा अजीब है, 19 मरीच सघृत रापयता, घृत के साथ, राज प्रशांत। हिंदी में तो भाषांतर दिया है एक सूत्रों का, लेकिन सूत्र नहीं दिए हैं हिंदी टेक्स्ट में। तो राजमृगान कभी मेरे ख्याल में बाहर मिलता है। अब ये वही है या कुछ अलग है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और एक राजमृगान का पाठ कस्तूरी के साथ है। तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो राजमृगान का बाहर मिलता है आज, ये यही है क्या? वैसे बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं है इसमें। और एक बात है, हरिता और मनुष्यला बहुत सारे योगों में आ रहे हैं। और आर्द्रक स्वरस की भावना या तिकटु का प्रयोग बहुत सारे योगों में है। सीएसआर ने एक स्टडी किया था, तो पता चला कि बहुत सारे योगों में तिकटु है। तो फिर उन्होंने तिकटु क्यों डाला जाता है, ये थोड़ा ढूंढने की कोशिश की। तो उनका कहना था कि ये कैटालिटिक एक्शन है तिकटु, और फिर इसलिए बहुत सारे योगों में त्रिकटु है। वैसे त्रिकटु केवल कैटालिटिक एक्शन है ऐसा तो नहीं है, पाचन ये भी एक्शन इसकी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो कैटालिटिक एक्शन का निकाला था। राज राजमृगांक विविध पाठ आहेत, योगरत्नाकरमध्येच 3-4 आहेत। तो अभी एक बड़ी समस्या रहेगी, बाजार में उपलब्ध जो योग है वो किस पाठ से बने गए हैं, बनाए हैं, और फिर भली भांति बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, ये भी एक बात देखनी चाहिए। बहुत सारे भस्म बहुत सस्ते दाम पे भी मिलते हैं, और ये अभिलोह से मारण इस प्रकार से किए जाते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का नहीं है। गंगा फार्मेसी, गंगा आयुर्वेद निकेतन, जो गंगा फार्मेसी के भस्म बहुत ही सस्ते दाम पर मिलते हैं। बहुत सारे वैद्य उसका प्रयोग करते हैं। और गंगा आयुर्वेद निकेतन ये थोड़ा महंगी वाली इस प्रकार की महंगी दवाई वाली कंपनी है। अभी मालूम नहीं मुझे इन दोनों के बारे में। तो भारत यानी कि रक्त सिंधु रस भस्म लेना है तो, और सुवर्ण भस्म, ताम्र भस्म, मनशिला, गंधक, तालक, ये सब है। अभी वराटान पूरा ये तेना अजाक्षीरण टंकण, ये लोकनाथ रस में भी इसी प्रकार की स्थिति बताई गई है। तो लोकनाथ रस ग्रहणी में अच्छा काम करता है। और मेरे भी प्रचलन में है, अगर स्थूल प्रकार का आ जाता है तो
लोकनाथ रस अच्छा काम करता है। इसमें भी इस प्रकार से वराठी में ये डाल के फिर कूट देना है, ऐसा है। तो कपर्दिक एक थोड़ी सी ऐसी है कि जो शूल नाशन, विशेषतः कोष्ठशूल जो है उसकी नाशन इस प्रकार की बताई गई है। और इसका क्या मतलब होगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। कि कपर्दिका में डाल के फिर कूट देना है, अजाक्षर से टंकण में डाल के मुख को बंद कर देना है और फिर गजकुट इस प्रकार का देना है। तो ये थोड़ा सा वराटिका या कपर्दिक में डाल के करके करना है, ये इसके बारे में अलगता से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं। पर्पटी कल्पना आणि लोकनाथ रस यांचा वापराच्या अवस्था काय आहेत? आत औषधे घालून लघुपूट देणे, कपर्दिकचा उपयोग मुशेसारखा केला आहे। हाँ, लेकिन मूषा के गुणधर्म उसमें ऐड नहीं होते। मूषा केवल एक रखने के लिए होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहाँ उसके साथ कपर्दिक का भी भस्म हो जाता है। जब चूर्ण करेंगे आगे चलकर तो कपर्दिक का भी भस्म हो जाता है एक ही पुट में। अगर नहीं हुआ तो शायद फिर से पुट देना पड़ेगा इस प्रकार का। और परपटी कल्पना और लोकनाथ रस ये अलग अलग है। शूल जहाँ पे ज्यादा इस प्रकार का है, वहां शायद लोकनाथ रस ज्यादा अच्छा काम करने वाला माता प्राधान्य में। और ये जो ग्रहणी का खास लक्षण है, उसको ध्यान में रखते हुए परपटी का प्रयोग अच्छा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि परपटी एक कल्पना के जरिए उसका शोषण जो है वो आंत्रों में होता है, लघु अंत्र में होता है। इस प्रकार से ये ऊपर और नीचे कदली का पान रख के उसको गरम गरम डाल के जब परपटी जैसे बनाते हैं, तो ये शायद लघुवंत्र में जाकर खुलता है। मैं तो प्रयोग करता हूँ, ज्यादातर समान काम में देता हूँ परपटी को। सिर्फ स्वर्ण परपट्टी सुबह के काम में देता हूँ। पंचामृत परपट्टी या लोह परपट्टी, ताम्र परपट्टी ये समान काल में देता हूँ। अर्थात इनका बहुत कम प्रयोग हुआ है, ताम्र परपट्टी या लोह परपट्टी। पंचामृत परपट्टी ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। और प्रदेश रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब जैसे कि कॉक्स जो कहा जाता है, ये उरस्थान से संबद्ध या पल्मोनरी कॉक्स, उसके लिए दी जाने वाली दवाई और स्प्रू या इंटेस्टिनल टीबी के लिए दी जाने वाली दवाई इसमें कुछ फर्क कर सकते हैं क्या? तो एक अभी ऐसा है कि इंटेस्टिनल टीबी के मरीज बहुत कम दिखते हैं और उसको समझ पाना कि ये टीबी है इस प्रकार से या राजयक्ष्मा है हमारे हिसाब में, तो ज्वर एक अहम लक्षण होता है। और राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में जो पातपायन पानेशु केश वगैरह इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये बात मैंने पूछी है मरीजों से और ये सही आती है कि सिर्फ उसी के पान में, उसी के भोजन में केश आते हैं। घर में अगर 4-5 लोग हैं और अगर बेपरवाही से केस घुस जाते हैं, बाल घुस जाते हैं अन्न में, तो सभी के भोजन में होने चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी व्यक्ति के भोजन में बाल दिखाई देते हैं, ये मरीज बताते हैं। और स्वप्ने चापि भगो हुए, ये जो बात बताई गई है, केशास्य तुषमस्मादि नाशौ समधिरोहणम, ये भी सपने में दिखता है कि
केश भस्म अस्थि वगैरह के राशि पर चढ़ रहे हैं, इस प्रकार का सपना दिखता है। या फिर अन्य प्राणियों के द्वारा अभिदर्शन उसका होता रहता है। परपटी केळीच्या पानात ठेवल्यावर स्नेहाच्या पोटली गायीच्या स्नेहाने दाब द्यावा असं वाचलं आहे। रेफरन्स सापडला तर GSVC ग्रुप पर टाकतो। अभी कल हमने पढ़ा ना परपटी, उसमें है ये। तो गोबर जो है वो आर्द्र गोबर नीचे और ऊपर रखना है, ऐसा वहां पे लिखा था, और उसे दाब देना है इस प्रकार से। तो इसमें कदली का भी कुछ रोल रहेगा। रहेगा कदली के पत्थर पर ये परपटी किस प्रकार की बनाई जाती है, और रस परपटी तो केवल पारद और गंधक से ही बनती है। तो शायद इन सभी का प्रयोग कर सकेंगे, और खास करके इंटेस्टिनल कीपिंग के लिए ये बेहतर रहता है। अभी पॉट्सपाइन जो है स्केलेटन में भी होता है, और इनको भी दी जाती है, लेकिन उतनी फायदेमंद नहीं होती। मेरे पास एक मरीज था ऐसा ही, गार था रेलवे और पालगढ़ के ऊपर रहता था। तो भरपूर हादरे उसमें होते रहते हैं, ये सहन नहीं कर पाता था, तो उसको क्लर्क में परिवर्तित कर दिया। तो आमदनी एकदम कम हो जाती है इनको। ये भत्ता जो मिलता है, गाड़ी पर ज्यादा देर तक रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मिलता है। और फिर उसने पूरी एकेटी ले ली थी। 7-8 महीने हो गए थे उसको, और फायदा नहीं हो रहा था। तो मेरे पास आया, उसको बुखार आता था पहले, एकेटी शुरू करने के बाद बुखार नहीं आ रहा था, तो मैंने दवाइयाँ दी थी। अभी मुझे पक्का याद नहीं मैंने क्या दिया था इस प्रकार से। लेकिन जब तक एकेटी चालू थी, 9 महीने पूरे हो गए, AKT बंद कर दी। फिर बुखार बढ़ने लगा, 103 104 तक बुखार जाने लगा। तो मैं भी उलझन में आ गया कि अब क्या करेंगे, बुखार तो उतर नहीं रहा था इस प्रकार से। फिर मैंने भागवत की किताब में पढ़ा या ऐसा कुछ है, हीरक भस्म का प्रयोग करना है, तो मैंने हीरक भस्म आरंभ किया उसके साथ में, जो देते थे। तो हीरक भस्म देने के बाद बुखार उतर गया। और फिर व्यक्ति सुधर भी गया, दर्द कम हो गया उसका, और वो फिर से ज्वाइन हो सका। तो ये पॉट्सपाइन की केस थी, और हीरक देने के बाद अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले थे। तो अभी भाग्यवड़ीकर का कहना है कि राजयक्ष्मा में हीरक भस्म का बलिभांति प्रयोग इस प्रकार का हो सकता है, दे सकते हैं। अभी कैंसर मरीजों के लिए तो हीरक भस्म प्रयोग में लाते ही है, तो हीरक भस्म होता है क्लिनिक में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये राजयक्ष्मा के रोगों में प्रयोग में ला सकते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये भी मरीज दिखाई देते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायग्नोसिस कैसे करें और आगे ट्रीटमेंट कैसे दें वगैरह वगैरह इस प्रकार। एक मेरे पास एक छोटी लड़की थी, इस प्रकार का था। और चलने में तकलीफ होती थी, और कमर के यहाँ था। मेरे ख्याल में 12-13 साल की थी, और मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर बुखार आने लगा, और मुझे लगा है कि मेनिंजाइटिस के लक्षण। मैंने मेनिंजाइटिस को मरीज देखे नहीं थे इस प्रकार, तो मैंने रेफर किया। फिर मैंने बता दिया कि अच्छा हुआ, इसमें
इस प्रकार का इन्फेक्शन नहीं दिखा देता है, लेकिन ये डेफिनेटली मेनिंजाइटिस ही है इस प्रकार से। फिर उन्होंने ऑपरेट किया उसको, मेनिंजियोमाइलोसिस को, और एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां दी, कुछ फायदा नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। वो अलग बात है। तो ये एक अजीब चीज है। दूसरी एक ऐसी ही केस थी इसमें कामला हुई थी और फिर बुखार आने लगा। पेशेंट रूबी हॉल में नहीं था, मेरे मैं केईए में था, एडमिट था, मेरे पिता के मित्र थे। और पहले तो मेरे पास आते थे बार बार ट्रीटमेंट के लिए। फिर बाद में जब ये कामला हो गई तो क्या मालूम, मैंने सोचा मालूम नहीं, एलोपैथी पे चले गए। और फिर ये बुखार क्यों आ रहा है ये पता नहीं चल रहा था, तो इन्वेस्टिगेशंस काफी चल रहे थे। तो फिर उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, मैंने जाकर के ये में देखा मरीज को। और वो सोच रहे थे टाइफाइड के बारे में, तो मैंने कहा टाइफाइड तो नहीं लगता मुझे, मेनिंजाइटिस लगता है। तो उसके लड़के ने कहा कि ये नहीं, डॉक्टर तो बोल रहा है टाइफाइड है। मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है वो करो। क्या होता है मुझे एक बार फिर बता दें। 2 दिन के बाद मेनिंजाइटिस कंफर्म हो गया एलोपैथी में। तो फिर दौड़ता हुआ मेरे पास आया उसका लड़का, उनका लड़का, कि ये बता रहे हैं मेनिंजाइटिस ही है, इसमें कैंसर फीवर के लिए मेनिंजाइटिस, तो आप दवाई दे दीजिए। मैंने कहा वो सबके आगे निकल चुके हैं, दवाई का कुछ फायदा नहीं होगा। तो बोले लेकिन मेनिंजाइटिस तो साध्य है ना, ट्यूबरकुलोसिस तो साध्य है एलोपैथी में। कहा है, लेकिन फिर भी सभी मरीज साध्य होते हैं ऐसा तो नहीं है ना। एक रोग साध्य हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि सभी मरीज उस रोग के साध्य हो जाएंगे। हर एक की अवस्था वगैरह अलग अलग किस प्रकार की होती है। और ये एक मंदिर एक पुरानी फिल्म थी, इसमें इसको पल्मोनरी कॉक्स दिखाया गया था, और फिर उसका ऑपरेशन होता है वगैरह इस प्रकार की कहानी। तो बुखार ही मेन लक्षण था और कामला थी, ये दोनों साथ में थे। अब ये मेनिंजाइटिस जैसा जो नेक रिजिडिटी, ये उसका अहम लक्षण माना जाता है मेनिंजाइटिस का। मुझे क्यों महसूस हुआ मुझे मालूम नहीं, शायद इवनिंग राइज टेम्परेचर ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का था। तो फिर उनके कहने पर मैंने दवा दे दी देने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, 3-4 दिनों में उनकी मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी पिक्चर्स में अगर दिखाते हैं कि टीबी इज क्यूरेबल वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या हैंसन्स डिसीज है तो ये क्यूरेबल है, इस प्रकार के बारे में विज्ञापन दिए जाते हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के मरीज भी है जो अच्छे हुए हैं इस प्रकार से। लेकिन एक दर्शन शंकर का बहुत अजीब अनुभव रहा। उन्होंने जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस करजत के नजदीक कशेले में काम शुरू किया आदिवासियों के लिए। तो पोदार की टीम लेके गए थे उनके बेटी के समस्याओं के लिए, और उसमें एक मरीज था हैंसन का। तो पैचेस थे, सेंसेशंस बहुत कम हो गए थे। तो इन्होंने डायग्नोसिस किए हैंसन्स है, और दवाई तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अगली दफा हम दवाई लेके आएंगे इस प्रकार वैक्सीन जो है। तो वो आदमी बोला इसकी क्या परवाह करते हैं, ये तो निकल जाएगा। तो नहीं नहीं, ये सीरियस डिसीज है, ऐसे आसानी से मिटता नहीं है ये, तुम रुको, हम अगले महीने में दवाइयाँ लेके आते हैं और फिर दे देते हैं। अगले महीने में जब टीम पहुंची ये डेप्सोन लेके, तो मरीज आ गया, सभी पैचेस निकल गए थे, सेंसेशन सभी रिस्टोर हो गए केवल 1 हफ्ते में। तो ये टर्निंग पॉइंट था दर्शन शंकर के लिए कि आदिवासियों के पास इतने अच्छे उपचार है कि इस प्रकार से जिसको 2-2 बरस लगते हैं एलोपैथी में डेक्सोन लेके, इस प्रकार के लोग
एक हफ्ते में ठीक हो सकते हैं और एलोपैथी के पैरामीटर्स के आधार पर। तो फिर उसने ये उनके ऊपर काम करना आरंभ कर दिया, आयुर्वेद को लेकर वो आगे बढ़े। और फिर आंवला कैंडी उन्होंने ढूंढ निकाली, ऐसा उनका कहना है कि ये जो प्रिपरेशन आंवला कैंडी का आ गया, तो पहली बार उन्होंने वहां पे किया आदिवासियों को पैसा दिलवाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में भी हमें कुछ इस प्रकार का हो सकता है। अलग इस प्रकार से औषधि नाम रूपाभ्याम जानते यशपावन अरूपाश्चैव गोपाश्चैव चान्य वनवासिना। नाम और रूप से वनस्पति जानते हैं। तो योगमासान तो योग विद्या देश आलोकवादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य से भवेद विषय का हर व्यक्ति के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये जो जानता है वो उत्तम वैद्य इस प्रकार का बताया गया। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और ये विभिन्न प्रकार और उनमें प्रयोग में लाए जाने वाली इस प्रकार की विभिन्न दवाइयां, ये एक अलग इस प्रकार का रूप रहेगा। और राजयक्ष्मा का निदान कैसे करेंगे, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अभी भी ऐसा होता है कि अगर ये ए भी पॉजिटिव है स्पुटम में इस प्रकार से, या फिर एक्सरे के आधार पर पैच दिख रहा है लंग में, तो ये निदान किया जाता है। अभी आईजीजी आईजीएम भी आ गए हैं, तो इनके आधार पर निदान किया जाता है। और फिर एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट, वो 2 ड्रग से शुरुआत होकर अभी 7-8 ड्रग तक पहुंची है और काफी क्षति होती है पूरे शरीर की, नेफ्रोटॉक्सिक और हिपेटोटॉक्सिक इस प्रकार की ऐसी भी दवाइयां इस प्रकार के, उसमें अभी केमोथेरेपी भी ऐड हो गई है इस प्रकार से। और फिर भी इतना सारा होने के बावजूद जैसे ही एड्स का स्प्रेड हुआ, वैसे एड्स के सभी मरीज राजयक्ष्मा होकर मर रहे हैं और इनमें ये एक ही काम नहीं कर रही है। तो मूल रूप से हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर अलग अलग प्रकार के राजयक्ष्मा के लिए अलग अलग योगों का शायद प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये वराटिका का है, तो मुझे लगता है कि इंटेस्टिनल टीबी अगर डायग्नोसिस है तो ये राजमृगांक इसमें जो आया है अभी वराटिका, और ये बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो शायद उसके बारे में सोच सकते हैं। अथ शंखेश्वर शंखस्य वलयान निष्कम चतुर्निष्कम वराटकम निष्कार्थम नीलतुत्तस्य सर्वतुल्यं तु गंधकम गंधतुल्यं मृतं नागम नागतुल्यं मृतं रसम टंकणं मृततुल्यं स्याम मर्द्यं पाच्छं मृगांकवत् राजयक्ष्महरस्सोऽयं नाम्ना शंखेश्वरो मतः। वलयान निष्कम क्या किया है? शंख का वलय है, शंख नाभि है, एक निष्ठ, 3 नाम, शुद्ध गौरीचा सात निष्ठ, शुद्ध नीला तृतीया, चतुर्थ सर्वतुल्यं तु गंधकम, सभी के समान गंधक, गंधतुल्यं घृतम नागम, गंधक के तुल्य नाग, नाग तुल्यं घृतम रसम, नाग के तुल्य पारदभस्म रस सिंधु, टंकणम रस तुल्यं स्याम।
और उतना ही टंकन वर्गन पाठ्यम मृगांकवत, और फिर इसी प्रकार वाला टीका में भरते करना है। राजेक्ष्मः सोयम नामना शंखेश्वरो मतः। तो शंख नाभि का भस्म करना है इस प्रकार से। तो शंख से वलयान निष्कम। पुराने जमाने में शंख का भस्म अलग और शंख नाभि का भस्म अलग, ये बनाने का तरीका था। और जहाँ शंख नाभि का प्रयोग करना है वहां शंख नाभि ही देते थे इस प्रकार से। अभी ये प्रचलन उतना नहीं है। मेरे पास भी शंख नाभि भस्म था, शायद अभी भी होगा क्लिनिक में। लेकिन इस प्रकार से अलग उसको बनाते थे। और इसका संबंध कहाँ है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। शायद ये कर्ण विवर जो है उसकी रचना और शंख नाभि की रचना एक जैसी इस प्रकार की है। नाभि आणि शंख भस्म गुणधर्म मध्ये काय फरक है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शायद गर्भावस्था में भी इस प्रकार से ज्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है शंख नाभि का भस्म। और खास करके अभी ये जो टिनिटस वगैरह है, कर्णछेद कर्णनाद, इस प्रकार के रूपों में शंख नाभि का प्रयोग हो सकता है। अभी मुझे पक्का याद नहीं है मेरे क्लिनिक में शंख भस्म है या नहीं है, शंख नाभि भस्म है या नहीं है इस प्रकार से। तो सुधा वर्ग से बहुत सारे लोग वैद्य थोड़ा सा इस प्रकार तो अगर एक शंख या शौक्तिक एक बार या दो तीन बार अंधेरे में रख देते हैं तो शुरू में वो राखी कलर का इस प्रकार का दिखता है, लेकिन एक महीने में पूरा श्वेत हो जाता है। 6 महीने में। तो वैसे ही अंधेरे में रखेंगे ढक के, तो 6 महीने में जब निकालेंगे तो धवल शुभ्र इस प्रकार का होता है। ये केवल काल के परिणमन से इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो ये मैंने भी किया था इस प्रकार का, देखा था कि इस प्रकार से वो धवल हो जाता है। नाभी अधिक मृदू व स्निग्ध असावी बाहेरील शंखापेक्षा। पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसका अलग करते थे तो अभी ये फिर से प्रचलन में लाना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा कि शंख नाभि का अलग भस्म बनावे और पूरे शंख का एक अलग बनावे इस प्रकार से। शंख नाभीचं वजन जास्त असतं त्यामुळे पार्थिवत्व जास्त असावे। पॉसिबल प्रकार का है। अभी ये काम में छिद्र है तो शंख भस्म और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू रस डालते थे और ये टिम्पेनोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो भर आता था इस प्रकार से। यहाँ पे कर्णती नाम की एक पाउडर प्रयोग में लाए, फुटाने डॉक्टर फुटाने करके है, तो वो काम के छिद्र के लिए उपचार करते थे, कर्णती नाम की पाउडर। अभी रिसेंटली मैंने एक मरीज को उनके पास भेजा था तो उन्होंने कहा कि अभी वो बंद कर दिया है मैंने पाउडर, और उन्होंने सारी वाली रोटी दे दी पेशेंट को। तो ठीक है, कम से कम आयुर्वेदिक दवा दी है ये एक। चंद्रोदया वर्ती मध्ये शंख नाभी आहे। तो देखना पड़ेगा अभी ऐसा और कुछ, या बरेच लोक शंख नाभी वापरतात कारण अखंड शंख महाग पडतो। और अजीब चीज है।
देखना चाहिए शंख भस्म का कहाँ कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है। कोलटकर सर ने सेतुपदाधिक चूर्ण और शंख भस्म ये गर्भाशय के विकारों में प्रयोग किया है, और वो प्रयोग उन्होंने एक मराठी मासिक में देखा। वो मासिक तो आयुर्वेद वगैरह का कुछ नहीं था, ये जनरल मासिक था। फिर में एक चौकट रहती है, उसमें ये प्रयोग किया गया था कि गर्भाशय संबंध कोई भी बीमारियां हैं तो ये सीतोपलादिक चूर्ण और शंख भस्म इसका प्रयोग करें। तो फिर मैं भी कभी कभी ये प्रयोग मिलाता हूँ शंख भस्म और सीतोपलादिक चूर्ण, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ प्रयोग करना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और सीतोपलादिक चूर्ण राजयक्ष्माधिकार का है, तो वाघेवाड़ीकर सर के प्रयोग में सीतोपलादिक चूर्ण काफी लोग में वो प्रयोग करते थे, और शायद यही उसका रीजन था कि राजयक्ष्मा अधिकार जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां सीतोपलादिक चूर्ण प्रयोग में ला सकते हैं। और शंख भस्म जो है वो थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकेंगे इस दृष्टि से। का प्रणुत शंख भस्म की फलश्रुति है क्या, मुझे अभी पक्का याद नहीं आ रहा। शायद मेरे ख्याल में शंख भस्म की फलश्रुति है दारुण्य के पिटका प्रणुत, इस प्रकार के। शंख भस्म पाण्यात धुवून अर्मासाठी मधातून प्रतिसारण करीत कोलटकर सर, मी पण वापरून पाहिले आहे। ओके तो ये अच्छा है अर्म के लिए। खास करके जो प्रस्तारी अर्म टेरिजियम है, ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है, ऑपरेशन करने के बाद भी बढ़ता है तो कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे चंद्रोदयावर्ती इसमें प्रयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ शंख भी इस प्रकार से अगर चाहते हैं तो शंख नाभि का भस्म फिर प्रयोग करे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, देखना है इस प्रकार से ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शंखेश्वर मालूम नहीं मिलता है नहीं मिलता है इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार के कुछ कल्प अलग से बनाने हैं, तो शायद उसके बारे में सोच सकते हैं। और सिंदूर कल्पना बनाएंगे और इसमें तलस्थ भस्म मिल जाता, सुवर्ण सिंदूर, रौप्य सिंदूर, ताम्र सिंदूर, इस प्रकार से अगर बनाते हैं, सुवर्ण, रौप्य और ताम्र ये भस्म तलस्थ मिल जाते हैं, उनका डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1-2-3 फुट और देकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें गलस्त तो सिंदूर मिल जाता है जो हम सुवर्ण सिंदूर के नाम से प्रयोग में ला सकते हैं, या रौप्य सिंदूर, ताम्र सिंदूर, इस प्रकार से। और नीचे जो भस्म मिलेगा उसका एक ही इस प्रकार से कुटिल रसायन में भस्म मिल जाता है। तो ये थोड़ा आसान तरीका है, सिर्फ अभी इस पे देखना पड़ेगा कि हमें सुवर्ण वगैरह सब डालने के लिए अभी पैसा ज्यादा लगता है इस प्रकार से। लेकिन वैद्य इकट्ठा आकर अगर ये करेंगे तो पॉसिबल है कि 10 ग्राम, 40-50 ग्राम इस प्रकार का अगर बना सकते हैं स्वर्ण भस्म ताम्र, तो स्वर्ण भस्म ही ज्यादा महंगा होगा, बाकी ताम्र और रौप्य भस्म के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार से। और फिर उससे दवाइयाँ विभिन्न प्रकार की अगर बनाएंगे तो बात हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम इसके जरिए अगर कुछ बना सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। अभी गोल्ड ETF और ये
चांदी का भी ETF, सिल्वर ETF हे आ गए हैं. पुढे बरेच पुट द्यायला लागतात. कितने देने पड़ते हैं? फिर भी ये थोड़ा आसान होगा कि ग्रंथों के अनुसार सब भस्म डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं. अगर भस्म नहीं होता है उतना और उसको आगे भी पुट देने पड़ते हैं, तो कितने पुट देने पड़ते हैं एक बार सोचो. और वैद्यों की गिनती करो जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. सुवर्ण के लिए खास करके, रौप्य और ताम्र तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एक बार हमारे पास बेसिक भस्म बन जाए, सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, लोह, अभ्र, तो फिर आगे चलकर बहुत सारे विकल्प बना सकते हैं. ये प्रॉब्लम. त्यामुळे 20 फूट इतर साठी चालतात. मला सुवर्णाला 60 फूट द्यावे लागले. साधारण 20 फूट इतर साठी चालतात. ओके. तो 60 फूट कहेंगे तो ये कम से कम 4-5 महीना चलेगा. तो ठीक है, एक बार खर्चा निकालो कितना हो सकता है, क्या हो सकता है. और अगर जो वैद्य तैयार है इसके लिए, उससे एडवांस लेके 9 महीने लगतात. ओके. तो लागले. हाँ, ये बात हो सकती है. ऐसा थोड़ा सा रहेगा. एक SIP करके ETF करते हैं और फिर उसमें से सोना चांदी वगैरह लेते हैं, तो एक ऑफिशियल हो जाएगा इस प्रकार से. अगर पैसे है घर में और कैश दे सकते हैं, तो कैश भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है. तो मैं तो मानता हूँ कि औषधीकरण में इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे लिए दीर्घकाल के लिए औषधियाँ हो जाएगी. और ये इन्वेस्टमेंट ही है, बाद में काम आएगी इस प्रकार से. तो ठीक है, रुकते हैं और सोमवार को आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान.